राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का लेसन 4 का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक और इसकी राइटर भी आपकी एन ए फ्रैंक है। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग आथर के बारे में देखेंगे और इसके आथर आपको बता चुके हैं हम कि एन ए फ्रैंक हैं। तो एन ए फ्रैंक का जन्म 1929 को और उनकी डेथ 1945 को हुई थी और ये एक जर्मन डायरिस्ट थी, यानी कि जर्मन की रहने वाली और डायरी लिखने वाली थी। डायरिस्ट मतलब जो डायरी लिखता हो। हु मूव्ड टू द नीदरलैंड विद हर फैमिली इन 1930 टू एस्केप नाजी परसिक्यूशन। ठीक है, तो ये जो है नीदरलैंड्स को ये मूव करती हैं क्योंकि वहाँ पे जो है नाजी का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो नाजी के आक्रमण के समय ये नीदरलैंड की तरफ अपने परिवार के साथ में मूव करती हैं। एने मेट हर डेथ इन बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप। तो एने की जो मृत्यु थी वो बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में हुई। हर डायरी ऑफ हर टाइम इज हाइडिंग वॉज पब्लिश्ड 1947 और उनकी डायरी में उनका एक समय जो है हाइड का मतलब जो छिपा हुआ था वो पब्लिश्ड हुआ। कब पब्लिश्ड हुआ? 1947 में। ठीक है, एन स्टार्टेड इज डायरी एंट्री विद डियर किटी। तो एनी ने जब डायरी लिखना स्टार्ट किया तो उसमें एंट्री की डियर किटी, यानी कि उसका नाम क्या डाला? डियर किटी। द ओनली पर्सन टू सर्वाइव द होलोकॉस्ट वाज एन फादर ओटो फ्रैंक। तो इनके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति जो है बचा हुआ था और वो उनके पिताजी थे। पिताजी का क्या नाम था? ओटो फ्रैंक, हु वाज लिबरेटेड इन 1945 एंड देन द डायरी वाज हैंडेड ओवर टू हिम अपॉन हिज रिटर्न। और उसके बाद में यह डायरी उनके पिताजी को सौंप दी गई जो उनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में देख लेते हैं कौन कौन है। एन ए फ्रैंक हैं, ये आपकी इस कहानी के राइटर भी हैं और नरेटर भी हैं। सी इज़ अ यंग जीविश गर्ल हु इज़ द नरेटर ऑफ द डायरी। तो ये एक यहूदी लड़की हैं, एक छोटी यहूदी लड़की हैं। ठीक है, और ये इस डायरी की नरेटर भी हैं, मतलब डायरी भी इन्होंने लिखी है और इस लेसन में अपनी डायरी के बारे में बताती हैं। वो भी अन्य फ्रैंक है। किटी, किटी कौन है? इट इज़ एन इमेजिनरी फ्रेंड ऑफ एन इन द फॉर्म ऑफ डायरी। ये एक काल्पनिक नाम है, यह एक काल्पनिक नाम है जो कि डायरी का नाम रखा है एन्ने फ्रैंक ने। एडिथ होलेंडर फ्रैंक, सी इज एन्नेज मदर, ये एन्ने की माता जी हैं। कौन है? ये एन्ने की माता जी हैं। ओटो फ्रैंक, ही इज एन्नेज फादर, एन्ने डोर्स हिम। तो ये एन्ने के पिताजी हैं और एन्ने उन्हें बहुत प्रेम करती हैं, प्यार करती हैं। मार्गोट, सी इज द एल्डेस्ट डॉटर सिस्टर ऑफ एन्ने, सी इज 3 years एन सीनियर। तो ये एन की बड़ी बहन है और ये 3 साल एन से बड़ी हैं। मिसेस कुपरस, सी इज़ द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एन स्कूल, ये एन के स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं। मिस्टर किसिंग, ही टीच मैथ्स इन एन स्कूल, वो एन के स्कूल में गणित के शिक्षक हैं। ही इज नॉट विद एन एज ही टॉक्स टू मच, वो एन से थोड़ा परेशान रहते थे, नाराज़ रहते थे क्योंकि वो बात बहुत करती थी। सेन, सी इज एन्ने's फ्रेंड, ये एन्ने की फ्रेंड है। हु हेल्प्स एन्ने इन राइटिंग द एसे इन वर्स, जो कि एन्ने की मदद करती है एक एसे को लिखने में वर्स रूप में, यानी कि कविता के रूप में। तो आइए थोड़ा सा हम लोग लेसन के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग लेसन पढ़ेंगे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एन्ने फ्रैंक्स डायरी। ये जो लेसन है हमारा, ये एन्ने की डायरी का एक पार्ट है। हियर सी टेल्स अबाउट द अर्ली डेज ऑफ हर लाइफ। यहाँ पे उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन के कुछ दिनों के बारे में बताया है, अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों के बारे में बताया है। सी सेज डेट सी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज सी हैड नो फ्रेंड। उन्होंने बताया, वो कहते हैं कि उन्होंने निश्चय किया एक डायरी लिखना क्योंकि उनके पास कोई अच्छा मित्र नहीं था, फ्रेंड नहीं था। सी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो सी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। इनका जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। सी हैड अ सिस्टर हु वाज 3 years ओल्डर दैन सी। इनके पास में एक बहन भी थी, इनसे बड़ी बहन, जो 3 साल इनसे बड़ी थी। एंड लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वाज 4। और ये 4 साल की थी जब तक ये फ्रैंकफर्ट में रहती थी। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और 1933 में इनके पिताजी हॉलैंड में चले गए, हॉलैंड को चले गए। सी स्टार्टेड एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल एंड स्टेड देयर अंटिल सी वाज 6। और ये वहाँ पे मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने जब तक ये 6 साल की थी। व्हेन सी वाज इन 6th स्टैंडर्ड, जब वो 6th स्टैंडर्ड में थी, हर टीचर वाज मिसेस क्यूपरस। तो इनकी एक टीचर थी मिसेस क्यूपरस जो कि हेड मिस्ट्रेस थी।
बोथ हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर। दोनों लोगों के अंदर आपस में बड़ा ही लगाव, प्रेम, स्नेह था। सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, उनके पास अन्य के पास कोई अच्छा सच्चा मित्र नहीं था। सो सी डिसाइडेड टू मेक अ डायरी हर फ्रेंड, इसीलिए उन्होंने अपनी डायरी को अपना मित्र बना लिया। सी कॉल्ड इट किटी, और उन्होंने इसका क्या नाम रखा, किटी। तो आइए अब हम लोग लेसन देखेंगे। यहाँ पे एन्ने की कुछ एक पिक्चर दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। एन्ने एनलिस मैरी एन्ने फ्रैंक, ये इनका पूरा नाम है। 12 जून 1929 में इनका जन्म हुआ था। फरवरी मार्च 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। वह जर्मन बॉर्न जीविश गर्ल हु रोट व्हाइल हाइडिंग हर विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स वर्ल्ड वार सेकेंड। तो वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान अपने परिवार के साथ में ये नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। वहीं पर ये चीज़ उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टेक्स्ट है पर यहाँ से आपको लेसन स्टार्ट होता है। तो लिखा हुआ राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो डायरी लिखना मेरे जैसे किसी के लिए भी एक अजीब सा अनुभव होता है, वास्तव में एक अजीब सा अनुभव होता है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, बट ऑल्सो बल्कि बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर आर नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ अ 30-year-old स्कूल गर्ल। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं था, बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मुझे और ना ही किसी को 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में कोई दिलचस्पी होगी। यहाँ पे म्यूजिक्स का मतलब होता है दिलचस्पी लेना, या इंटरेस्टेड माने होता है दिलचस्पी लेना। म्यूजिक्स का मतलब होता है चिंतन, विचार, यानी कि 13 साल की स्कूल गर्ल के विचारों के बारे में को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट लेगा, ऐसा उसको नहीं लगता था एन्ने फ्रैंक को। ओ वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन उसने सोचा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी इससे कोई लेना देना उसे नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, बस उसे लिखना पसंद था। ठीक, वो लिखना चाहती थी। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और वो चाहती थी कि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को लिख करके अपने सीने का बोझ हल्का कर दूँ। नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑफ का मतलब था कम कर लेना, माई चेस्ट मतलब मेरे सीने पे जो थोड़ा सा बोझ है उसको डायरी लिख करके मैं थोड़ा कम कर लूँ। तो आइए आगे देखते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कागज़ में मनुष्य से अधिक धैर्य होता है। आई थाट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। और यह बात, इस कथन के बारे में मैं उन दिनों मैंने सोचा जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी और अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में रखे हुए घर पे बैठी हुई थी। इन माई हैंड्स का मतलब तो अपने हाथों में, विद माई चिन अपनी ठोड़ी को। बोर्ड थी, उदास थी, एंड लिस्टलेस और बिल्कुल निष्क्रिय, बहुत ही डिप्रेस्ड होना। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और टू गो आउट, और ये आश्चर्य कर रही थी कि मैं यहाँ अंदर रुकूँ या मैं बाहर चली जाऊँ। आई फाइनली स्टेड देयर व्हेयर आई वाज, और मैं अंततः मैं वहीं पे रुकी जहाँ पे मैं रुकी हुई थी, और ब्रूडिंग कर रही थी। ब्रूडिंग का मतलब डीपली थिंकिंग कर रही थी। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और सोचने के बाद में मैंने सोचा कि हाँ, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, कागज़ में अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक नोटबुक ग्रांटली रिफर्ड टू एज डायरी। और मैंने क्या सोचा कि क्योंकि यह योजना बना रही थी कि इस सख्त कवर वाली नोटबुक, जिसे सांस से डायरी कहा जाता है, ठीक है, मैं किसी दूसरे को पढ़ने ना दूँ, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई अच्छा मित्र ना मिल जाए। इट प्रोबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और शायद इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। तो अब मैं उस बिंदु पर वापस आती हूँ जिसने मुझे पहली बार एक डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, और मेरे पास, क्योंकि मेरा कोई मित्र नहीं है, सच्चा अच्छा मित्र नहीं है। लेट मी पुट दिस मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड। तो लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसको बहुत ही स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी भरोसा नहीं करेगा, नो वन विल बिलीव, कोई भी भरोसा नहीं करेगा, डेट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 साल की स्कूल की लड़की
13 साल की लड़की इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। तो मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, यानी कि मुझे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। मेरी एक बड़ी बहन है 16 ईयर की। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, और मेरे आसपास कम से कम 16 लोग हैं, सॉरी 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिसे मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, प्यार करने वाली मेरी आंटी लोग हैं, चाचियाँ हैं, और एक अच्छा घर है। नो नहीं, ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। और अगर देखा जाए ऊपरी तौर पर तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के, यानी कि मेरे पास में सब कुछ है, इतना बड़ा परिवार है, चाचियाँ हैं, कुल मिलाकर के 30 लोग हैं, लेकिन मेरे पास एक अच्छा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। तो मैं उन सारी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ में अच्छा समय बिताती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। तो यहाँ पे कह रही है अन्य फ्रैंक कि केवल सामान्य प्रतिदिन की चीज़ों के अतिरिक्त मैं किसी संबंध में उनसे सामान्य चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। मतलब डेली की चीज़ें जो है वो तो बात करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन मित्रों के सामने वो नहीं एक्सपोज कर पाती है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और ऐसा लगता है कि हम करीब अपने दोस्तों के बहुत ज़्यादा करीब नहीं आते हुए दिखाई पड़ते हैं। एंड डैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। यहाँ पे इस लाइन में अन्य का कहने का मतलब ये है कि हम रोज़ डेली अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो हमारे अंदर दिल में एकदम छुपा हुआ है उसको हम उन लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं। It means that she has no real friends with whom she could express her thoughts, her deep thoughts. जैसे होता है ना कि कोई हमारा अच्छा मित्र था, उससे हम सारी बातें कह लेते हैं, तो अन्य के पास ऐसा कोई मित्र नहीं था। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, और फिर अन्य कहती है कि शायद ही मेरी गलती है। डैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि शायद हम लोगों में एक दूसरे में थोड़ा सा भरोसे की कमी है, इसलिए हम लोग बातें नहीं कर पाते जिससे भी मित्र जो हैं हमारे। इन एनी केस डैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, लेकिन कुछ भी हो चीज़ें ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लेबल टू चेंज, ये बदलने वाली नहीं है, इनको बदला नहीं जा सकता। डैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड डायरी, इसीलिए मैंने डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया, यानी कि इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। फिर आगे इन्हें कहती हैं टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। तो यहाँ पे अन्य कहती हैं कि अपनी कल्पना में लंबे समय से अपने इस प्रतीक्षा करने वाले दोस्त की छवि को बढ़ाने के लिए, टू एनहेंस बढ़ाने के लिए, द इमेज माने छवि, ऑफ हिज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड लंबे समय से इंतजार करने वाले दोस्त, इन माई इमेजिनेशन अपनी कल्पना में। आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं उस तरीके से अपनी डायरी में वो सारी सच्चाई, सारे फैक्ट्स लिखना नहीं चाहती जिस तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं। मोस्ट पीपल वुड डू, इस तरीके से अधिकांश लोग करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और बस मैं उसे क्या कहूँगी, मैं उसे किटी कह करके पुकारूँगी। यानी कि मैं डायरी में वो चीज़ें नहीं लिखना चाहती जिसे बहुत सारे लोग लिखते हैं। मैं डायरी में बस उतना लिखना चाहती हूँ कि वो मेरे एक दोस्त जैसी रहे। तो आगे देखते हैं हम लोग। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर प्लंग राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पे अन्य कह रहे हैं क्योंकि कोई भी किटी को लिखी मेरी कहानियों का एक भी शब्द नहीं समझेगा, और अगर सीधे इससे मैं बात करूँगी मैं अपने लिए अपने जीवन का संक्षिप्त वर्णन देना, मच आई डिसलाइक डूइंग सो, तो मैं ऐसा करने करने का मेरा मन नहीं होगा, यानी कि मैं इसे ऐसा करने से मैं अधिक पसंद नहीं करती। फिर कहती है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत ही सबसे प्रिय पिताजी हैं। जब जितने भी मैंने बहुत सारे लोगों के पिताजी को देखा है, लेकिन उसमें मेरे पिताजी मोस्ट एडोरेबल फादर हैं। डिडंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माताजी से शादी नहीं की अनटिल शी वाज 36, जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए। 36 मतलब 36 साल के। एंड शी वाज 25, और मेरी माताजी 25 की थी। माई सिस्टर मार्गोट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी जो बड़ी बहन थी मार्गोट जिसका नाम था, उसका जन्म
1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो मैं तब तक फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 साल की हो गई थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी जो है 1933 में हॉलैंड को चले गए रहने के लिए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। उसके बाद मेरी माताजी भी सितंबर में उनके साथ रहने के लिए चली गई। व्हाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकेन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड। हाँ, उसके बाद में क्या कहा, व्हाइल मार्गोट और एंड आई, यानी कि मार्गोट मेरी बड़ी बहन और मैं, मुझे भेज दिया गया एकन। एकन को भेज दिया गया अपनी दादी माँ के साथ ठहरने के लिए, रुकने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। उसके बाद मेरी बड़ी बहन जो मार्गोट थी वो भी दिसंबर में चली गई हॉलैंड। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मुझे फरवरी में फिर वहाँ भेजा गया। और कैसे भेजा गया, व्हेन आई वॉज प्लैंक डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और मुझे इस तरीके से भेजा गया कि मुझे मार्गोट के लिए जन्मदिन पर उपहार स्वरूप में वहाँ पे मेज पे रखा गया। वैसे प्लंक डाउन का मतलब पटकना होता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बोलेंगे कि रखना। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल। तो मैंने क्या किया कि मैं तुरंत ही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई आरंभ कर दी मैंने। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहाँ तब तक रही जब तक मैं 6 साल की हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं पहली कक्षा में शुरुआत की थी। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज कोपरस द हेड मिस्ट्रेस। और छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका श्रीमती कुपरेस थी, जो प्रधानाध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ड ब्रेकिंग फेयरवेल। और उस समय जब इन्होंने अपने मिस्ट्रेस से विदा ली तो बहुत ही दोनों लोगों का बहुत ही कष्टदायक विदाई वहाँ पे देखने को मिली। दोनों लोग रो रहे थे, दोनों लोगों की आंखों में आंसू थे। इन समर 1941 ग्रांडमा फेलिल। जब गर्मियाँ आई 1941 की तो मेरी दादी माँ बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो मेरा बर्थडे जो है बिना उत्सव के ही गुजर गया, यानी कि हम लोग बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन बढ़िया अच्छा नहीं कर पाए। आगे हम देखते हैं ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942। उसके बाद में दादी माँ की डेथ हो जाती है 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई ये नहीं जानता है कि मैं उन्हें अक्सर कितना याद करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और मैं उन्हें अभी प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। और ये जो हमारा 1942 का यह जन्मदिन था, ये पहले जन्मदिन को मनाने की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया। एंड ग्रांडमा's कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और ग्रांडमा के लिए भी एक मोमबत्ती वहाँ पे जलाई गई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों लोग अभी ठीक ठाक थे। एंड डैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942 एंड द सॉलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और इसके बाद में जब 20 जून 1942 का समय आया और अपनी डायरी के प्रति सम्मानपूर्ण समर्पण दिखाया मैंने, यानी कि पूरी तरीके से डायरी को अपना टाइम दिया। और क्या लिखती हैं देखो, डियरेस्ट किटी यहाँ पे लिखती हैं। और ये सैटरडे 20 जून और 1942 को लिखा गया। क्या लिखा, डियरेस्ट किटी, यानी कि प्यारी किटी। आवर इंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। अब ये अपने स्कूल की बात थोड़ा बता रही हैं कि हमारी पूरी क्लास डर से काँप रही। स्क्विकिंग का मतलब होता है बूट पटकना, और ये बूट का मतलब होता है बूट, और इन स्क्विकिंग का मतलब थोड़ा डर से काँपना। द रीजन ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। तो सब लोग डरे हुए इसलिए थे क्योंकि इसका रीज़न ये था निश्चित रूप से कि अगली बैठक में शिक्षक ये तय करेंगे कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन अगली कक्षा में जाएगा। फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्लास है। एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन फेल हो जाएगा, यानी कौन पिछली कक्षा में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, और उसमें से आधी क्लास जो है शर्त लगा रही थी। जेएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस। तो यहाँ पे जेएन और हमारे पीछे दो लड़के कौन थे, सीएन एंड जेकस। सीएन और जेकस हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग्स अपनी बेड पे लगा दी थी, यानी कि जितना भी उन्होंने बचाया था वो जो है
बेट में लगा दिया उन्होंने। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीएस प्लीडिंग ग्लेंसेज एट माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और पूरा सुबह से शाम तक क्या होता रहा, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट तक क्या होता, इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास हो जाओगी, तुम पास हो रहे हो, उसने कहा नहीं मैं नहीं पास हो रही हूँ, उसने कहा नहीं तुम पास हो रहे हो, बस यही सब चलता रहा। और ये सब चलने के बाद में क्या हुआ, इवन जीएस प्लीडिंग ग्लेंस एट माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और यहाँ तक कि मेरे गुस्से से फूट पड़ना भी उसे शांत नहीं कर सकता है। यानी कि मैंने गुस्सा दिखाया कि शांत रहो, जिसको पास होना वो पास हो जाएगा, इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो शांत नहीं हुआ। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज डैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो उसने कहा अगर अगर आप मुझसे पूछें तो इनमें बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे जो एक चौथाई के लगभग इसी कक्षा में रोक लिया जाना चाहिए, यानी कि फेल हो जाएंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन शिक्षक पृथ्वी पर ऐसे प्राणी होते हैं जिनके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी जो है सहेलियों और अपने बारे में अधिक चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, क्योंकि उसे भरोसा था कि हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज इट्स मैथ्स। तो केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं थे। एनी वे वी ऑल वी कैन डू इज़ वेट। लेकिन हम लोग कर क्या सकते थे बस इंतज़ार के अलावा। अनटिल देन वी केप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। और तब तक हम एक दूसरे को यही बता सकते थे कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। और उसने क्या कहा कि मैं अपने शिक्षकों के साथ में हमेशा मैंने सम्मान किया है। देर आर 9 ऑफ देम, उसमें से जो 9 थे 7 मेन थे एंड 2 वुमेन, यानी कि लेडी टीचर। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ्स। मिस्टर किसिंग जो थे पुराने फैशन वाले, ओल्ड फॉगी का मतलब होता है पुराने फैशन वाले। टीच मैथ्स, ये मैथ्स पढ़ाते हैं। वाज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत समय से इससे नाराज़ थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती रहती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनियाँ देने के बावजूद भी ही असाइंड मी कई चेतावनियाँ देने के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक किसी विषय पे एसे लिखना था और विषय था अ चैटर बॉक्स। अब चैटर बॉक्स आपको पता है बातूनी होता है, यानी कि बहुत बात करने वाला व्यक्ति। व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट, और कहा कि तुम इसके बारे में क्या लिख सकती हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड। तो मैंने निश्चय किया मैं थोड़ा सा इसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने उस शीर्षक को अपनी किताब में लिख लिया। टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और इसको अपने बैग में रख लिया और चुप रहने की कोशिश की, क्योंकि इसको होमवर्क जो दिया गया था वो इसके ज़्यादा बोलने के लिए ही दिया गया था। डेट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उस शाम जब मैंने अपना बाकी का गृह कार्य पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द एसे काट माई आई, तो उस निबंध के बारे में भी मेरी नज़र पड़ी। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अपने फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। तो यहाँ पे कह रही हैं कोई भी इधर उधर की बेतुकी बातों से, कोई भी, एनी वन कुड रैम्बल का मतलब था बेतुकी बातें करना, लीव बिग स्पेसेस बड़े बड़ी स्थान जगह छोड़ना, बिटवीन द वर्ड्स शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन वहाँ पे लिखना ये था कि बात, यानी कि ज़्यादा बोलने की आवश्यकता क्यों है, उसको अच्छे प्रकार से वहाँ पे प्रमाणित करना था। खाली मूली कोई भी बकवास लिखना नहीं था। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बात करना, यानी कि कोई बातूनी, बहुत बात करने वाला, और उसको प्रमाणित करना कि ये सही है बोलना, इसको कैसे प्रमाणित किया जाए। आई थाट एंड थाट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे पास में एक विचार आया। आई रोड द 3 पेजेस, मैंने 3 पंच लिखे। मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। जो मिस्टर केसिंग ने मुझे असाइन किया था, मतलब मुझे कार्य दिया था, मैंने उनको संतुष्ट किया। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रीट। मैंने उनसे तर्क किया
कि बात करना एक विद्यार्थी का गुण होता है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। हाँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी इस पर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देर इज़ मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब यहाँ पे अन्य फ्रेंक कहती हैं आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, कि मैं इसके लिए अपने 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 ऊपर कुछ नहीं कर सकती थी। अच्छा, कर क्यों नहीं सकती थी? सिंस आप द हैबिट, इस आदत के बारे में। सिंस माई मदर टाक्ड, क्योंकि मेरी माता जी बहुत बात करती थी। एज मच एज आई डिड, इफ़ नॉट मोर, जितना वो बात करती थी। मुझे ये गुण, देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, जब आपको कोई गुण अनुवांशिक रूप से मिलता है तो उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो जो गुण था बात करने वाला, वो अन्य फ्रेंक को अपनी माता जी से मिला था। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, तो मिस्टर केसिंग जो थे मेरे तर्क पर बहुत ज़्यादा हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब अगले लेसन के माध्यम से मैंने बात करना और स्टार्ट किया, ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, तो उन्होंने मुझे एक सेकेंड एसे दे दिया, यानी कि एक दूसरा एसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार टॉपिक क्या था कि एक शीर्षक था बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। इनकॉरिजिबल मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, ऐसा बातूनी व्यक्ति। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको लिख लिया। एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और उसके बाद मिस्टर केसिंग ने अगले लगभग पूरे अगले 2 पाठों तक शिकायत करना नहीं चाहा मुझसे। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, हाँ, थर्ड लेसन के दौरान ही वुड फाइनली हैड इनफ, जब उनको ऐसा लगा कि अब उनसे सहा नहीं गया, एंड फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, तो एक दंड के रूप में क्लास में बात करने के लिए राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्विक 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 सेड मिस्ट्रेस चटरबॉक्स, तो ये ऐसे दिया, यानी कि ये टाइटल दिया कि श्रीमती चटरबॉक्स क्विक क्विक क्विक। इस पर आपको अब एक निबंध लिखना है, यानी कि लास्ट में 2 लेसन तक उन्होंने अगले कुछ दिनों तक उन्होंने बुरा नहीं माना, लेकिन उसके बाद में जब उनसे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया, तो फिर से उसको होमवर्क दिया। अब क्या होमवर्क दिया? द क्लास रोड, अब पूरी क्लास जो है वहाँ पे हंसने लगी। आई हैड टू लाफ, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चटरबॉक्स, यद्यप मैं बातूनी विषय पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था, क्योंकि 2 ऐसे वो ऑलरेडी लिख चुकी थी इसी शीर्षक पर लगभग। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, और अब ये ऐसा कुछ समय था कि कुछ और लिखने का टाइम था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ अच्छा, कुछ सच्चा, कुछ मौलिक। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोएट्री, मेरी दोस्त सेन थी जो कि पोएट्री लिखने में अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, तो उसने मेरी मदद की ऐसे लिखने के लिए, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक इन वर्स फॉर्म। वर्स फॉर्म मतलब एक पोइट्री के रूप में, पोएम के रूप में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं एकदम आनंद से, खुशी से चीख उठी, कूद उठी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले मिस्टर केसिंग मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद हिज रिडिक्यूलस सब्जेक्ट, मिस्टर केसिंग कोशिश कर रहे थे एक बेहूदी विषय के द्वारा मुझ पर मजाक उड़ाने की। बट आई वुड मेक श्योर दैट जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं उन्हें यह सुनिश्चित करूँगी कि मजाक ही उनके साथ हो। यानी कि मिस्टर केसिंग ने जब थर्ड शीर्षक दिया लिखने के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि इस पर लिख नहीं पाएगी, तो इसका मजाक मैं उड़ाऊँगा। लेकिन उसने ऐसा ठान लिया कि ये मजाक उन पर उल्टा मैं खुद साबित कर दूँगी, खुद उन पर वो मजाक बन जाएंगे। I finished my poem and it was beautiful. It was about the mother duck and a father swan with 3 baby duckling who were beaten to death by the father because they quacked too much. तो आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता समाप्त की। वो बहुत ही सुंदर थी। कविता क्या थी? वह एक माँ बतख, पिता हंस और 3 छोटे बतख के बच्चों के बारे में थी। और बच्चे क्या कर रहे थे? जो अपने पिता द्वारा मार दिए गए थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे कुक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, और भाग्यवश श्रीमान किसिंग ने इस मजाक को ठीक तरीके से लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास के सामने उन्होंने उस कविता को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कुछ अच्छी टिप्पणियाँ उसमें करी।
उस पे पोएम पे करी एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और कुछ अन्य कक्षाओं में भी पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई और मुझे एक्स्ट्रा या अतिरिक्त होमवर्क भी उन्होंने नहीं दिया। ऑन द कंट्री, इसके बजाय मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इसके बजाय इन दिनों में हमेशा मिस्टर केसिंग जो है मजाक करने लगे हैं। और क्या लिखा इन्होंने, ये उसके डायरी में लिखा था, तो लिखा योर्स एन ए, तुम्हारी एन ए, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन। तो यहाँ पर जो है एन फ्रैंक की डायरी से ये लिया गया है। तो ये आपका लेसन था जो मैंने आप लोगों को आज बताया। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।